तो हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद अब रेड सी में भी नाकेबंदी का खतरा मंडराने लगा है। रेड सी में सऊदी अरब के पास 2 तेल टैंकर्स पर मिसाइल हमला हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी हूथियों ने ली है। अगर यही स्थिति आगे बनी रही तो भारत के लिए क्रूड सप्लाई कितना बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ सकता है। ये जो खाड़ी के बाद लाल सागर में फिर से खेल हो रहा है, इसमें हमारा तेल कितना फंस गया है, और अगर केप ऑफ गुड होप से आना पड़ा, जो कि आना शुरुआत हो भी चुकी है, तो फिर कितना बड़ा ये संकट लेकर के आएगा, महंगाई पर इसका क्या असर होगा, आगे हम किस रूप में इसको समझें, संकट को कितनी गहराई में उतरकर समझें। आज देश के चोटी के विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे इस मसले पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दुनिया की तेल सप्लाई चेन एक बार फिर प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है। हॉर्मुज के बाद अब रेड सी में भी तेल के जहाजों की राह में रुकावट खड़ी हो गई है। सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकरों पर मिसाइल हमला हुआ है और इसकी जिम्मेदारी यमन के हूती लड़ाकों ने ली है। हूतियों का दावा है कि उन्होंने एंसेलिया और लैला नाम के 2 सऊदी टैंकरों को बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। सऊदी की सरकारी न्यूज एजेंसी ने खुद इसकी पुष्टि की है। खबरों के मुताबिक जीजान पोर्ट के पास एंसेलिया टैंकर के अगले हिस्से में आग लग गई। हालांकि सभी क्रू मेंबर सुरक्षित बताए गए हैं। हूतियों ने साफ कहा है कि यह हमला सऊदी अरब पर लगाई गई उनकी नेवल नाकाबंदी का हिस्सा है। इस हमले का सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर दिखा। ब्रेंट क्रूड में एक बार फिर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। वजह साफ है, पहले से ही ईरान पर अमेरिका के लगातार 12वीं रात हमले जारी हैं और अब रेड सी में भी दूसरा चोक पॉइंट खुलने का खतरा बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि भारत के लिए इसका मतलब क्या है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। कुछ हफ्ते पहले तक हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत के करीब 70% तेल का रास्ता बदलकर डाइवर्ट किया जा चुका था। फिर भी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की हालिया रिपोर्ट बताती है कि अब भी भारत के करीब 30% क्रूड इंपोर्ट का रास्ता हॉर्मुज से होकर गुजरता है। और सऊदी अरब पर निर्भरता की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही में सऊदी अरब भारत को कुल इंपोर्ट का करीब 16% क्रूड सप्लाई करता रहा है। इराक और रूस के बाद तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर है। यानी अगर रेड सी और हॉर्मुज दोनों जगह हालात बिगड़े तो भारत की सप्लाई चेन पर दोहरी मार पड़ सकती है। भारत ने बीते कुछ महीनों में रूस, यूएई, इराक और अमेरिका जैसे विकल्प तलाश कर अपनी निर्भरता जरूर कम की है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में ये आग इसी तरह फैलती रही तो सस्ते तेल का सपना महंगा भी पड़ सकता है और आम आदमी की जेब पर इसका सीधा बोझ आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेंद्र तनेजा सर, जाने माने ग्लोबल एनर्जी एक्सपर्ट हैं, जियोपॉलिटिक्स में भी अच्छी रुचि और दिलचस्पी रखते हैं, एनर्जी मामलों के जाने माने टिप्पणीकार, स्तंभकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं आर.एस. पांडे सर, पूर्व पेट्रोलियम सेक्रेटरी और ऊर्जा मामलों के बहुत ही वरिष्ठ जानकार। बहुत बहुत स्वागत है पांडे सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर गुलशन सचदेवा सर, जाने माने एनर्जी सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं एंड प्रोफेसर ऑफ यूरोपियन स्टडीज, JNU। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सचदेव सर आपका हमारे शो पे। पांडे सर, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाह रहा था। दरअसल इस वक्त कैसे हम इसको समझे सर? ये ऐसा लग रहा है कि एक डबल ट्रैप जैसा लग रहा है या डबल चोक हो रहा है। अगर ऐसी परिस्थितियां बनी, पहले तो अभी की परिस्थितियों का आकलन करके बताइए सर कि लाल सागर में कितनी संभावना बन रही है कि वहां पर भी एक संकट शुरू हो? ये डबल चोक ही नहीं है, ये ट्रिपल चोक हो गया। अच्छा। क्योंकि हॉर्मुज की जो स्थिति है वो तो मालूम है, वो जो सीज फायर जो था वो तो इट्स ऑल डेड। अटैक हो रहे हैं, उसका ट्रांजिट बहुत कम हो गए हैं। और आपने रेड सी की बात कही, हाउथीज रिबेल्स ने कुछ अपना दिखाया है, इंटेंशन जाहिर किया है। आगे कैसा होता है अब ये देखने की बात होगी। उधर कैस्पियन में भी कजाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट होता था उस पर भी अटैक शुरू हो गए हैं। तो ये 3 जो चोक है ये मिला के अभी दाम 100 के आसपास पहुंच गए। तो ये तो संकट की स्थिति है। इंडिया को हर जगह से तो नहीं आता, हॉर्मुज से ही आता है और इंडिया ने तो डाइवर्सिफाई करके ऑल्टरनेटिव्स भी तलाश लिए हैं। तो इंडिया को अवेलेबिलिटी की समस्या नहीं है, लेकिन प्राइस की समस्या जरूर है। और ऑल्टरनेटिव रूट्स अगर खोजे गए तो और महंगा पड़ेगा।
ये युद्ध तो लगता था कि अब बंद हो गया। दाम प्री वार के लेवल पर 70 के आसपास आ गए थे, लेकिन अचानक ये सीज फायर टूट गया और उससे तो बहुत ही संकट की स्थिति अभी आ गई है। जैसा मैंने जी कहा, ये तो हॉर्मुज ही नहीं, जी। वो रेड सी का भी समस्या है और उधर कैस्पियन में भी समस्या आ गई है। तो सप्लाई तो इफेक्ट होने वाली है जबरदस्त रूप से। जी गनीमत यही है कि डिमांड इतना नहीं है। डिमांड इतना रहता तो फिर दाम 120 130 चले गए होते, लेकिन डिमांड इतना नहीं है। लेकिन अभी सप्लाई लेड क्राइसिस की शुरुआत अब दिख रही है। अगर हालात नहीं सुधरे, फिर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स नहीं हुए, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। आज एब्सोल्युटली 100 सर। का पहुंचना ये तो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अब पहुंच ही गया। दैट इज द सिचुएशन। राइट सर। तनेजा सर, एक तो 100 पार हो गया क्रूड, इस पर आपका एनालिसिस, और जो सर ने जैसा बताया कि तीन जगह चोक पॉइंट बन चुके हैं, फारस की खाड़ी में, बाबल मंदेब यानी कि लाल सागर में, और उधर कैस्पियन में, तो ऐसा लग रहा है कि भारत का पूरा एनर्जी मैप फंसा हुआ नजर आ रहा है। सर एक बार फिर से आपका एनालिसिस, कितना बड़ा संकट? देखिए दीपक, जो 28 फरवरी से हालात पैदा हुए थे, अब बीच में जब एमओयू साइन हो गया तो काफी मार्केट रिलैक्स्ड हो गई थी और कीमतें भी नीचे गईं और ऐसा लगने लगा था शायद ये एमओयू जो है ये अब करार में बदल जाएगा, एक आपस में इनका पीस एग्रीमेंट हो जाएगा। मार्केट में बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे, लेकिन अभी जो खबरें हैं, जो पता लग रहा है वो ये है कि ईरान और अमेरिका जो है उनमें काफी टकराव है। और इसलिए क्योंकि अमेरिका जो है वो डेस्परेट है, बहुत वो चाहता है जल्दी से जल्दी ये एमओयू जो है पीस अकॉर्ड में तब्दील हो जाए, जिससे कि वो वहां से निकल सके। वो वहां से निकलना चाहते हैं, इस पूरे तनाव और युद्ध से वो निकलना चाहता है। और उसकी दो वजह मुख्य है, एक तो यह है कि वहाँ कीमतें ऊपर जा रही हैं तेल की, और वहाँ छुट्टियों का मौसम शुरू हो गया है। छुट्टियों के मौसम में महंगा तेल तो अमेरिकन उपभोक्ता और अमेरिकन नागरिकों को बिल्कुल नहीं पसंद आता, चाहे वो ट्रम्प साहब के समर्थक क्यों ना हो। दूसरी तरफ उनकी अर्थव्यवस्था पर उस पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसको लेके ट्रम्प साहब चिंतित हैं। और इलेक्शन वहां आने वाले हैं, जैसा आप जानते हैं, संसद के, तो उसको लेके चिंतित है, वो डेस्परेट है। ईरान जानता है कि ट्रम्प साहब डेस्परेट है और इसलिए ईरान जो है उसका पूरा फायदा उठाना चाहता है। इसलिए कि जो एमओयू है, जो एक आधार बिंदु है, उससे आगे जो एग्रीमेंट, जो फाइनल एग्रीमेंट होना है, उनकी सारी बातें मानी जाए। और मुख्य रूप से उनकी यह है कि जो न्यूक्लियर को लेकर के उन्होंने कहा हमने कोई एमओयू में इसमें कोई सहमति नहीं बनाई थी। दूसरा, वो $300 बिलियन का वो चाहते हैं, कंपेंसेशन भी वो चाहते हैं। साथ में वो चाहते हैं अमेरिका मान ले कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो एक तरह से अधिकार जो उन्हीं का है। और भी उनकी बहुत सारी इस तरह की शर्तें उन्होंने, उनको लगता है ये मौका है। दूसरी तरफ ईरान के अंदर जो आज लोग सत्ता में हैं, पहले तो कई सत्ता के वहां केंद्र थे, अब तो एक ही रह गया है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, वो ही अब सत्ता में है। बाकी कोई जो सत्ता के केंद्र है वो सब हट चुके हैं। लेकिन उनके अंदर मतभेद है इस बात को लेकर के अमेरिका से बातचीत की जाए या ना की जाए, या किस हद तक करी जाए, इसमें लेकर के आपस में शीर्ष जो उनका नेतृत्व है उसमें मतभेद है। और वो मतभेद आपको साफ दिख रहा है। उनका ये कहना है कि भाई अमेरिका इस समय कमजोर स्थिति में है और हमको जो है तक सख्त जवाब देके उसका जो है मुकाबला करना चाहिए। तो यही आपको समझ में आ रहा है, मुझे लगता है, जहां तक कि लेकिन दूसरी तरफ ये भी हमको ध्यान रखना है, बातचीत हो रही है, बातचीत अभी भी हो रही है। और जो मैसेज वगैरह लेकर के पाकिस्तान के लोग भी जा रहे हैं, और सुना है कि कतार के अभी भी, हालांकि कतार पे ईरान ने हमला किया है, लेकिन उसके बावजूद वो इसमें शामिल है। तो इसलिए ये पूरी उम्मीद जो है तेल के बाजार ने, आपने देखा होगा कि ये तेल ऐसे जो हालात चल रहे हैं, जब रेड सी के अंदर जो है वो सऊदी अरामको के 2 टैंकर को निशाने पे लिया जाए, और जिस तरह के विजुअल आप भी दिखा रहे हैं, ऐसे विजुअल अगर आएंगे तेल के टैंकर को लेके, तो अब तक तेल $120 पर बैरल हो जाना चाहिए था। लेकिन 2 वजह है कि तेल ऊपर नहीं गया। एक तो ये कि मार्केट को अभी भी उम्मीद है, क्योंकि बातचीत हो रही है, शायद कोई हल निकलेगा, क्योंकि ना ईरान युद्ध को आगे बढ़ाना चाहता है ना अमेरिका। दूसरी तरफ तेल के बाजार जो हैं जिस तरह से काम करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई फंडामेंटल जियोपॉलिटिकल फैक्टर तो होते ही होते हैं, लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा, कोई इसको एडमिट नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका, खासतौर से अमेरिका और कुछ पश्चिम के देश, कई माध्यमों से वो तेल की कीमत पे उनका दबदबा बहुत ज्यादा होता है। और वो दबदबा इस समय बहुत ज्यादा है, वो चाहते हैं तेल जो है वो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को पूरी तरह रिफ्लेक्ट ना करे, अर्थात कीमतें बहुत तेजी से ऊपर ना जाए। हालांकि $102 तो पहुंच ही चुकी हैं जब इस समय हम बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ
तो बातचीत जो भी हो रही है टूटी फूटी बातचीत हो रही है, लेकिन उसमें अभी उम्मीद बाकी है, क्योंकि दोनों देशों को लगता है कि युद्ध को खत्म करने में उन दोनों का फायदा है। राइट। दूसरी तरफ यह है कि जो तेल की कीमतें हैं उन पर कहीं ना कहीं पीछे से, आप उसको हिडन हैंड बोलें या कुछ भी बोलें, वो ताकत काम कर रही है, लिहाजा बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रही। लेकिन अगर ऐसी स्थिति 15-20 दिन और चलती है तो फिर तेल जो है वो $115 के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि एक सीमा से आगे जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन शुरू हो जाएगा। राइट। देखिए, अगर रेड सी को भी बंद कर दिया तो सऊदी अरब का तेल मार्केट में कैसे आएगा? और दूसरी तरफ ये है जो, और कुवैत वगैरह का पहले ही संकट में आ चुका है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद, और जो ये रेड सी है वो भी चौक हो जाती है, फिर तो बहुत सारी जो सप्लाई है 1.7 मिलियन बैरल की सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगी जो नॉर्थ से नहीं निकल पा रही। तो अगर एब्सोल्युटली सर। 1.7 ये मिलियन ग्लोबल सप्लाई सिस्टम से गायब होता है तो फिर तो तेल ऊपर जाएगा, कितना भी पीछे से आप मैनूवर कर रहे हैं, अमेरिका दबाव रखे फिर, लेकिन $115 की तरफ तेल जाना शुरू हो जाएगा। ओके सर, तो $115 की तरफ हम ट्रैजेक्टरी अपवर्ड्स डायरेक्शन में मूव होते हुए देख रहे हैं। उसके लिए कम से कम इस समय परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, अगर कोई बड़ा इंटरवेंशन नहीं हुआ। प्रोफेसर सचदेवा सर, हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही है वो बहुत बुरी तरह से घटी है। जहां रोज़ 150-150 जहाज़ गुजरते थे, अब उनकी संख्या बहुत कम रह गई है। मरीन इंश्योरेंस का भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और जो वॉर रिस्क इंश्योरेंस और फ्रेट चार्जेस 400% तक उछले हैं सर। और जो संकट ये हो रहा है कि भारत तक तेल पहुंचाने की जो लैंडेड कॉस्ट है वो एक तरह से बेकाबू नज़र आ रही है। आप बताइए सर, ये भारत पर किस तरह के नए खतरे लेकर के आ रहा है, और कीमतों के लिहाज से भारत में सीधा सीधा अगर मैं तेल की कीमतों के लिहाज से अगर मैं आपका आकलन को समझने की कोशिश करूं, तो क्या दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है सर? जी, दबाव तो बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्थिति अभी जो है वो काफी गंभीर है। जैसा पांडे जी ने बताया कि सिर्फ स्टेट ऑफ हार्मूज का मामला तो था ही, काफी महीनों से चल रहा था। उसके बाद अभी जो रेड सी वाली प्रॉब्लम शुरू हो गई है, और तीसरी जो ब्लैक सी के अंदर, क्योंकि दोनों ये युद्ध हैं, ये जो पश्चिम एशिया का युद्ध है और जो यूक्रेन और रशिया का ये युद्ध है, दोनों में तेजी आ गई है। और काफी जो ब्लैक सी के अंदर भी जो ड्रोन्स के अटैक हुए हैं, उसके चलते हुए सीपीसी पाइपलाइन से जो कजाक तेल जो है यूरोप के देशों में जाता था, खासतौर से जैसे रोमेनिया के अंदर जो 60% तेल उनका कजाकिस्तान से आता था, वो उसके अंदर बुरे तरीके से प्रभावित हो गया है, और फिलहाल कजाकिस्तान ने वो तेल बंद कर दिया है। और फ्रेट चार्जेस और इंश्योरेंस चार्जेस वहाँ पे काफ़ी बढ़ चुके हैं, जिसके चलते ये है कि दोनों तरफ से, क्योंकि रूस भी एक बहुत बड़ा क्योंकि प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है, और सारे जो खाड़ी के देश हैं इधर से भी तेल निकलता है और आता है पूरी दुनिया के अंदर। तो चारों तरफ से जो, और दोनों ही जो युद्ध के ये जो थिएटर हैं, और उनके अंदर आने वाले कम से कम एक हफ्ते 10 दिन के अंदर किसी भी किस्म की कमी होने के कोई आसार मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। जितनी रिपोर्ट्स वेस्ट एशिया के अंदर से आ रही हैं, इसराइल के अंदर से आ रही हैं, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरे वहां पे जो बंकर्स के अंदर जिस तरह की वो अटैक की उम्मीद कर रहे हैं, काउंटर अटैक जो इसराइल के ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर ईरान के ऊपर अटैक होते हैं, और वही हालत जो है पूरे खाड़ी के देशों के अंदर भी होने वाली है, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मूज अभी फिलहाल खुलने की कोई आसार नहीं है। उसके दो ही आसार हैं, या तो अमेरिका बुरे तरीके से ईरान को हरा देता और अपने तरीके से मनमानी से जो भी करना चाहता था वो करता, वो फिलहाल होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। दूसरा ये था कि बातचीत के जरिए जैसा एमओयू हुआ सा उससे कुछ उसका हल निकलता, वो भी फिलहाल जो है बात काफी खटाई में पड़ गई है। तो आने वाले कम से कम 10, 12, 15 दिन तक मुझे लगता है ये जो तेल की मार्केट है इसके अंदर तेजी रहने की पूरी संभावना है। पहले जब दिक्कतें आई थी तो 120-125 तक जो है तेल के दाम चले गए थे, और मुझे लगता है कि वो वाली सिचुएशन अभी फिर बन सकती है, और 100 तो ऑलरेडी पार कर चुका है, और 100 से नीचे जाने की आने वाले 2-4 दिन में तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। और बढ़ेगा कहाँ तक बढ़ेगा वो तो अब सारी इवॉल्विंग सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होगा।
लेकिन वो जाएगा जरूर ऊपर। मुझे लग रहा है कि 105 पे जाए, 10 पे जाए, 12 पे जाए, कहाँ तक जाता है, और 120-25 तक भी अगर इसी तरह की सिचुएशन बनी रही। क्योंकि अगर वो ब्लैक सी के अंदर भी अटैक, क्योंकि नवोरोसिक के अंदर जो अटैक हुए हैं, और उसके बाद अगर रूस का तेल भी प्रभावित होना शुरू होता है, तो भारत के लिए क्योंकि काफी बड़ी समस्या है। क्योंकि अगर हम पश्चिम एशिया का तेल लेते हैं, उसके अंदर दिक्कतें आ रही हैं। रूस से जो तेल आ रहा है शैडो फ्लीट्स के ऊपर, वो अटैक कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने उनको बोला है कि आप सिर्फ रूसी या वो वाले तेल को छोड़ के, क्योंकि जो कजाक तेल जैसे जो जा रहा था वो नॉन सैंक्शनड है। हालांकि वो रूस की धरती के अंदर से होके पाइपलाइन जाती है, लेकिन फिर भी जो है मामला अभी वहां भी कोई सुलझता हुआ बिल्कुल नजर नहीं। फंसा हुआ नजर आ जी रहा है मामला। जी, तो मामला अभी काफी गंभीर है उसका, राइट। निश्चित तौर से। क्योंकि अगर तेल के दाम बढ़ते हैं हम्म। और हमारा रुपए का भी दाम घट रहा है, तो इसका पूरा प्रभाव जो है वो हमारे आर्थिक व्यवस्था पे पड़ेगा, मैं डिटेल में महंगाई पे समझना चाहूंगा पड़ेगा। सर। एब्सोल्युटली सर, उसके इम्पैक्ट्स में और डिटेल में समझूंगा। पांडे सर, आपने कहा था कि अनएक्सपेक्टेड था $100 पर आना, लेकिन जैसे तनेजा सर ने बताया, ऐसा लग रहा है कि फिर से एक ऐसी परिस्थिति, एक पैच ना आ जाए, भले ही कुछ दिनों का आए, कि भाई 100 और 100 के आसपास, प्लस माइनस 3, 4, 5, ऐसा लग रहा है कुछ दिनों के लिए न्यू नॉर्मल रह सकता है। तो क्या ये परिस्थिति होगी? और दूसरा, अगर ये संकट इसी तरह चलता रहा तो हमारी जो सरकारी तेल कंपनियां हैं सर, बिना रिटेल दाम बढ़ाए टिके रहने का उनके पास कोई रास्ता है, या फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने अवश्यंभावी हैं? आपने पहली बात कही कि ये कितना जाएगा, अब ये तो कोई निश्चित रूप से कहना बहुत कठिन है कि कितना जाएगा। लेकिन अभी पिछले 2 दिनों में 94, 98, 100, 102 ये क्रम जारी है, और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी लग रहा है कि भीतर भीतर चल रहे हैं। ये लगता है कि यूएस को भी तकलीफ है, क्योंकि वहां भी उनके रिटेल प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं, $4 से ऊपर हो गए हैं। और इधर ईरान का भी एक्सपोर्ट पर काफी कमी आई है, उनका भी नेवल ब्लॉकेट कर दिया है यूएस ने। तो दोनों चाहते तो हैं कि किसी तरह से ये थमे, लेकिन झुकने को कोई तैयार नहीं है। अगर अगला 2-4 दिन में ये स्थिति नहीं संभली तो दाम और थोड़े तो जरूर बढ़ेंगे। मैंने पहले भी कहा कि डिमांड इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन सप्लाई का संकट धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये दाम बढ़ सकते हैं यदि कोई डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। अब है हमारे इंडियन तेल कंपनियों की, तो इनकी तो हालत ठीक नहीं है, क्योंकि 2 कंपनियों के रिजल्ट तो आ गए। आपने देखा होगा, मैंने भी अखबारों में देखा, HPCL को भारी लॉस हुआ, 10-12 हजार करोड़, याद नहीं आ रहा है, लेकिन काफी उनको लॉस हुआ है Q1 में। BPCL को भी लॉस हुआ है। IOC की अभी बैठक नहीं हुई है, तो उनका भी देखना बाकी है, क्योंकि सरकार ने जनता का बड़ा ख्याल रखा। सरकार ने अपने भी हिट लिया, अपने फिस्कल सिचुएशन पर भी, और थोड़े थोड़े दाम तो जरूर बढ़ाए, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ाए। संयोग से कुछ दिनों के बाद ये सीज फायर हो गया, तो लगा कि अब दाम तो कम से कम बढ़ेंगे नहीं। लेकिन अब जो स्थिति है, यदि ये प्रेशर रहा तो सरकार भी क्या करेगी? कुछ दिनों के बाद दाम बढ़ाने पड़ेंगे। डोमेस्टिक गैस का भी जो दाम है वो थोड़ा बढ़ा है, इधर रिवाइज नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, लेकिन अब अगर ज्यादा दिन चला तो दाम बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ऑयल कंपनियों की हालत खराब होगी, और दाम बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और जनता को भी तकलीफ होगी। तो सरकार के लिए जो हम इंपोर्टिंग, इतना जबरदस्त इंपोर्ट हमारा बिल है, अगर दाम बढ़ गए तो किसी न किसी तरह से तकलीफ तो होगी। अब हमने मुसीबतों का सामना पहले भी किया है, इस बार भी बड़ी बखूबी से सरकार ने स्थिति संभाली है। अब देखिए, ये संकट तो है और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। एक्सचेंज रेट पर जो और भी खराब है, 96 के पार चला गया है, जिसमें और भी दिक्कत आ सकती है। राइट सर। तो यही स्थिति है हमारे ऑयल कंपनियों पर। एब्सोल्युटली सर। तनेजा सर, थोड़ा सा हमें बताइए सर कि अभी केप ऑफ गुड होप से अगर घूम करके आना पड़ रहा है, अगर एक तो कितने दिन का सर वहाँ पर, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दीजिए, कितने दिन का वहाँ पर लंबा रूट लगता है, उस पर लागत पे क्या असर आता है,
और जो भारत की रिफाइनरीज हैं, चाहे वो मंगलोर की हैं, जामनगर की हैं, उनमें क्या एक शॉर्टेज की परिस्थितियां बन जाती हैं सर? क्या ये लॉन्ग रूट लेने से? थोड़ा सा इसको समझाइए सर। देखिए, हमको ये देखना होगा कि हम जो ज्यादातर हमारा प्रेफरेंस होता है हमारी रिफाइनरीज का, जो तेल लेकर के आए वो शिप होता है, उसको यूएलसीसी बोलते हैं। मतलब एक बारी में उसमें 2 मिलियन बैरल्स तेल आ जाता है, अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर। अगर आप उसको लेकर के आते हैं तो इकोनॉमिक्स जो है वो बेटर होती है, क्योंकि वो केप ऑफ गुड मतलब पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा करके आते हैं, उसमें लगभग आपके 27 दिन ज्यादा लग जाते हैं। तो लेकिन उसकी इकोनॉमिक्स थोड़ा बेटर होती है। और आमतौर से आपने देखा होगा, हम रशिया से भी जो तेल लेके आते रहे हैं, वो पुराने जो जहाज हैं वेरी लार्ज क्रूड कैरियर अर्थात वीएलसीसी, और दूसरा अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर, उनको लेकर के आते हैं। और हमारे यहाँ प्राइवेट रिफाइनरीज तो यूएलसीसी को ही ज्यादा प्रेफर करती हैं। लेकिन अब इस समय समस्या हमारे पास तीन तरफ से आ रही है। एक तो ये था कि जो वेनेजुएला का तमाम तेल हमने पिछले दिनों खरीदा, ये वो वाला तेल था जो ऑलरेडी हाई सीज में था, टैंकर के अंदर था। उसको लाना खरीदना भी आसान था, भारत में लाना भी आसान था, और भारी मात्रा में हम उसे लेकर के आए। इसके अलावा जो रशिया का बहुत सारा तेल जो हाई सीज पे था, उसको भी हम लेकर के आए। और तमाम ऐसे इसके अंदर जो है वीएलसीसी और अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर्स को यूज करा गया। तो जब भी आप अगर जो रेड सी का रास्ता है जो सुएज कैनाल से निकल के आता है, आमतौर से जो वहां से शिप निकल पाते हैं वो यूएलसीसी मतलब बड़े जहाज नहीं निकल पाते हैं। वो जहाज जो ज्यादातर सुएज कैनाल से निकल पाते हैं उनको सुएज मैक्स बोलते हैं। तो वो जहाज की थोड़ा कैपेसिटी थोड़ा कम होती है, बहुत कम तो नहीं होती लेकिन मीडियम साइज की होती है। हर जहाज बहुत बड़े जहाज यूएलसीसी वगैरह वहां से नहीं निकल पाते। तो लिहाजा अभी वहां का तेल हमारे पास सप्लाई डिस्ट्रप्शन जो है वो आगे आगे शुरू हो जाएगा। और वो ही सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हमने हमारे सामने जो है, और इस समय आज की तारीख में कल से हम ये मूवमेंट देख रहे हैं कि जितने भी बायर हैं, इंडिया के हैं, चाइना के हैं, कोरिया के हैं, जापान के हैं, बड़े बायर्स भारी मात्रा में तेल खरीदने के लिए बाजार में उतर आए हैं। और इस समय जब जो आपको $102 जो रेट दिख रहा है, दरअसल जो सुबह से परचेज हुई हैं वो कुछ तो $108 पर ऑलरेडी हो चुकी हैं। क्योंकि उस समय ये होता है जिस जो लेना चाहते हैं हमको जल्दी चाहिए। सबको ये नजर आ रहा है कि अगर ये दोनों रास्ते स्टेट ऑफ हॉर्मुज में दोबारा ईरान ने माइंस बिछाई हैं पिछले 24 घंटे के दोबारा, और सूचित किया है कि हमने माइंस बिछा दी हैं, और दूसरी तरफ ईरान के कहने पे हूतीज जो हैं वो काफी हद तक जो है ब्लॉकेट लगा रखा है रेड सी पे। अर्थात ये है कि सऊदी अरब का जो ऑयल है, जो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, उसका तो चोक हो जाता है, और कुवैत का ऑयल को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल नहीं पाता। तो सप्लाई सिस्टम में आएगा। दूसरी बात यह है कि हमने जब तक और रास्ते खुले हुए थे, जिसमें रेड सी भी खुला हुआ था, तो उसको चोक नहीं करा गया था, तो तेल आना जाना लगा रहा था। जैसे मैं आपको सऊदी अरब का उदाहरण दूं, सऊदी अरब से हम भारी मात्रा में तेल खरीदते हैं, वो काफी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। उसको लाने का मेन तरीका तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही है, लेकिन चूंकि उन्होंने पाइपलाइन बना रखी है, जैसे ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बोलते हैं, तो रेड सी के माध्यम से भारत में भी तेल आता रहा और पश्चिम के देशों में भी जाता रहा। उत्तर में जाओ तो सुएज कैनाल क्रॉस करते थे। अब वहां पे मुश्किल आ गई है। जो हमारा एक टैंकर सऊदी अरब अरामको का एक टैंकर जो भारत आ रहा था वो आया वहां पे, लेकिन हूतीज ने उनको धमकी दी तो वो वापस चला गया, और अब इस समय मेरे ख्याल से वो सुएज कैनाल को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। तो इस सबसे अर्थशास्त्र बदलता है। और दूसरी बात यह है कि जो माहौल बन गया है उसमें सारे देश, खासतौर से जो चाइना भारी मात्रा में तेल अभी नहीं खरीद रहा था, लेकिन वो बाजार में वापस आ रहा है, और जापान तो है ही है पहले से। सर एक छोटा सा सवाल मुझे पूछना था आपसे तनीजा सर, छोटा सा सवाल संक्षेप में बताइएगा सर। आपने कहा कि बड़े सप्लायर्स, अब भारत हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये 40-45% तेल खरीदते हैं सर मिला करके। ये साथ में क्यों नहीं आ जाते सर? ये साथ में आ जाएं, अपनी शर्तों पर बात रखें, ताकि ओपेक की एक अलग तानाशाही चलती रहती है, सप्लाई रूट के खतरे भी हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है सर कि ये लोग आए, एशियन बायर्स क्लब टाइप का कुछ बने? नहीं, बहुत अच्छा, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया। दरअसल भारत ने इस पर काफी कोशिश करी। जैसे ओपेक बना हुआ है, ऐसे ओपिक बनाने की कोशिश की गई, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम इंपोर्टिंग कंट्रीज। इनफॉर्मल रूप से उस पर बातचीत भी हुई, और एक टेम्पलेट हल्की सी बनी हुई है। हमने देखा था पिछले दिनों जब तेल की कीमत बिना कोई खास वजह के तेल ऊपर गई थी, तो भारत चीन अमेरिका भी उसमें शामिल हुआ था। जापान कोरिया ने मिलकर बात करी, और सऊदी अरब वगैरह से बात हुई थी, कीमत नीचे आई थी। तो ये एक इनफॉर्मल कैजुअल, मैं बल्कि कहूंगा कैजुअल टेम्पलेट तो है। लेकिन प्रश्न यहां पे आता है कि भारत और चीन की सबसे बड़ी मुश्किल आती है, और खासतौर से चीन की। चीन ऐसा कोई व्यवस्था नहीं चाहता जिसमें भारत का दबदबा हो या जापान का हो जाए।
तो इसलिए जब तक चीन जो है वो अपना खेल खेलता है, क्योंकि चीन की निर्भरता आयातित तेल पे बहुत ज्यादा है, लेकिन 50% के आसपास है, हमारी लगभग 90% है, और जापान की तो और भी ज्यादा है। तो चाइना को लगता है कि भाई अगर भारत पीड़ित होता है, उनकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचती है, जापान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचती है, तो वो तो हंसते हैं, उनके लिए तो अच्छी, यही तो वो चाहते हैं कि हम चोक हों। तो इसलिए जो है ऊपर से चाइना जो वक्तव्य देता है उस पर मत जाइए, अंदर से व्यवस्था, आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे भी समझ में नहीं आता एशिया के 4 सबसे बड़े आयातक क्यों नहीं अपना एक फोरम बना लेते, क्यों नहीं ये आपस में मिलकर खरीदारी करते, क्यों नहीं जो है टैंकर वगैरह भी आपस में मिलकर चार्टर करते, क्यों नहीं उसका ऐसा अर्थशास्त्र बनाते जिससे कि चारों देशों के आम उपभोक्ता को फायदा हो सके। लेकिन सबसे बड़ी उसमें परेशानी चीन की है। चीन ऊपर से मना नहीं करता, लेकिन चीन अंदर से नहीं चाहता कि भारत का आर्थिक विकास हो या भारत एक आर्थिक महाशक्ति बन जाए, और जापान तो उनको बिल्कुल ही नहीं भाता है। तो करेक्ट। इसलिए ये चाइना सबसे बड़ी, इसलिए ये बन नहीं सकता। हालांकि ये ओपेक भी जानता है, लेकिन अच्छा डेवलपमेंट ये हो गया है कि ओपेक जो है वो फंक्शनली डेड होती जा रही है, बुरी हालत में। लेकिन उसका दूसरा ये भी है कि अब सबसे बड़ी ताकत तेल जगत पूरे वर्ल्ड का, जो ऑयल का, जैसे दादा बोलिए, आप जिस भाषा शब्द का प्रयोग करें, हेजीमॉन बोलिए, वो अब अमेरिका बन गया है, और अमेरिका वेस्ट नहीं में इस पर फोकस कर रहा है। तो ओपेक से डील करना तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन ट्रंप साहब से अमेरिका से डील करना तो और भी मुश्किल है। एब्सोल्युटली सर। और ट्रंप साहब का आपने जिक्र किया, प्रोफेसर सचदेव सर थोड़ा हमें समझाइए जरा, ट्रंप का बयान भी आज चलाइए, हम दिखाते हैं अब दर्शकों को। ट्रंप ने भी जो बोला है, ट्रंप कह रहे हैं कि साहब अगर दोबारा हूती का हमला हुआ तो हम इसको ईरान का हमला मानेंगे और फिर उस पर पलटवार करेंगे। हालांकि प्रोफेसर सचदेव सर थोड़ा सा बताइए कि क्या ये जो ट्रंप कह रहे हैं, एक तो उनके तमाम हवाई हमले होने के बावजूद तनाव बरकरार है, ईरान टस से मस नहीं हो रहा, तनाव बरकरार है, क्या आपको लग रहा है कि इस तरह के बयान देकर ट्रंप इस पोजीशन में हैं कि वो कुछ सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएं या अपने पक्ष में दिखा पाएं कि भाई हमारा भी दखल है? और ट्रंप के कुछ बयान आपको लग रहा है कि कुछ काम करेंगे आखिर तनाव को कम करने में? अब ट्रंप साहब के बयानों के बारे में तो बड़ी मुश्किल है, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, आज क्या कहते हैं कल क्या कहेंगे, एक बयान में क्या कहते हैं और उसी बयान के बीच में दूसरी बात क्या कह जाते हैं। लेकिन बात यह है कि वो फंस गए हैं और निकलना जरूर चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर बात और भी है, क्योंकि इजराइल उनको अभी फंसाए रखना चाहता है। तो अभी जो फिलहाल सिचुएशन मुझे लगता है बन रही है, उसमें तो इजराइल काफी कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें दोबारा से 12-13 दिन हो गए, हमले शुरू हो गए हैं, और इजराइल और अमेरिका जो है काफी मिलजुल के अभी जो है पूरी अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो उसमें अब ये है कि या तो उनको हराएं, अब उसको तो बहुत मुश्किल लग रहा है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि 3-4 महीने करके देख लिया, लेकिन पूरी स्थिति डामाडोल है। लेकिन बातचीत अब ये सिर्फ आप उसको आंकलन या तो ये करें कि सिर्फ प्रेशर बना रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन वो प्रेशर कोई ऐसा, कोई ईरान के ऊपर प्रेशर बड़े बड़े हमले करके जब 3 महीने नहीं बना पाए, तो इससे तो कोई होने वाला नहीं है। अब क्योंकि अगर ईरान ने शुरू कर दिया कि हम हुतीज को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर वो करेंगे तो हम तो उसको प्रोफेसर सचदेव सर एक छोटा सा सवाल मेरा, संक्षेप में बताइएगा। अब हम क्या सर इसको मोटा मोटी अब ये मान लें कि डाउन द लाइन 6 महीना 1 साल 2 साल के लिए ये जो पूरा का पूरा ऑयल मार्केट है, क्या आप इसको देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से इस तरह से हिंसक जो गुट हैं या फिर जियोपॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग जो हो रही है, अब क्या हम इसको पूरी तरह से जियोपॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग का एक गढ़ मान लें ऑयल मार्केट को पूरा 1.5-2 साल के लिए, और उस हिसाब से फिर नीतियां तय हो तमाम देशों की? सर नहीं, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा, और इसका संक्षिप्त में जवाब यही है कि कम से कम आने वाले 6 महीने से 1 साल तक बहुत उथल पुथल जो है पूरे इस ऑयल मार्केट के अंदर रहने वाली है। उसके बहुत से कारण है, अब इतना वक्त नहीं है जिसमें हम जा पाए जी। लेकिन हमको अपनी 2-3 जो है चीजें, एक तो अपनी पूरी शॉर्ट टर्म जो हमारी नीति है वो तो सबसे पहले यही होगी, और यही सरकार की नीति रही है कि किस तरीके से डिस्टरबेंस सप्लाई में नहीं हो पाए, लोगों को तेल गैस पूरी मिलती रहे। दूसरी बात यह है क्योंकि तेल के दाम, उसके अंदर वॉलेटिलिटी बनी रहेगी,
और उसका नुकसान जो Right. हमारी कंपनीज को भुगतना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन उसके जो डिसीजन है वो तो पॉलिटिकल है, उसको सरकार कितना खुद झेलती है, कितना कंपनीज को उसका भुगतना पड़ता है, ये तो सरकार पॉलिटिकल लेवल पे, क्योंकि हमारा जो सिस्टम वैसे ही चलता है, वो तय करेगी। लेकिन तो हमको ये है कि एक तो शॉर्ट टर्म जो हमारे जो अपनी प्लानिंग है वो बना रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो हमको बहुत सी चीजें करनी पड़ेंगी। और जैसे आप बात कर रहे थे, वो किस रूट से आएंगे, कहाँ से आएंगे, कितना दिन लगता है, ज्यादा नहीं लगता है, कम लगता है। लॉन्ग टर्म में 10 दिन ज्यादा लगे कम लगे वो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है, कहीं से भी आता है। दाम कहाँ से कम पड़ता है कंपनीज के लिए, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है। ठीक सर। शॉर्ट टर्म में सप्लाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं उसमें डिसरप्शन ना आ जाए तो आपको महंगा तेल भी खरीदना पड़ता है। तो एक शॉर्ट टर्म पूरी स्ट्रेटजी चलती रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म अपने सारे प्लान कैसे होंगे। Absolutely. तो दामों का न्यू नॉर्मल जो नीति अभी तक हम कर रहे थे जी सर, उसके अंदर बहुत काफी बदलाव करने पड़ेंगे। एब्सोल्युटली सर। तो न्यू नॉर्मल, आप एक तरह से वॉलेटिलिटी को न्यू नॉर्मल कह सकते हैं, 100 के आसपास के दाम को आप न्यू नॉर्मल कह सकते हैं। और एक और जो न्यू नॉर्मल है वो ये है कि पूरा का पूरा ग्लोबल ऑयल मार्केट अभी जियोपॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग का हिस्सा है। ये भी एक न्यू नॉर्मल है। इसी के हिसाब से संभवतः हमें अपनी नीतियां बनानी होंगी, अपनी रणनीतियां तय करनी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रोफेसर सचदेवा सर, थैंक यू सो मच। तनेजा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। आर एस पांडे सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया।